नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सानिसा हरने और इस वक्त मैं हूं एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता है विनोद गोटिया जी, जिन्होंने 1 जून को मेला और तीर्थ प्राधिकरण मध्य प्रदेश के इस अध्यक्ष पद पर अपना पदभार ग्रहण किया है। आज उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उनके बारे में। ये भी आपको बता दें कि वे इससे पूर्व में भी MP टूरिज्म के अध्यक्ष रहे। कई महत्वपूर्ण पदों पर रहकर उन्होंने पार्टी को सहयोग किया है और अभी सक्रिय राजनीतिज्ञ हैं। आइए बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विनोद जी, देखिए, जिस तरह से आप मेला और तीर्थ प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर हैं, जो अभी अभी आपने पदभार ग्रहण किया है, तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि पदभार ग्रहण करने के बाद आगामी 6 महीने में आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, मध्य प्रदेश तीर्थ के संदर्भ में बहुत समृद्ध विरासत का प्रदेश है और इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश तीर्थ क्षेत्र मेला विकास प्राधिकरण की अपनी बड़ी भूमिका है। जितना मैं अभी 2-3-4 दिन में ऑफिस गया हूँ और मैंने समझा है कि उस भूमिका के आधार पर मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो हमारे तीर्थ क्षेत्र हैं उनके विकास को रोजगार से कैसे जोड़ा जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोई 100 करोड़ की इंडस्ट्री लगती है तो 25 लोगों को रोजगार देती है, पर किसी तीर्थ क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं तो 50 लोगों को रोजगार देता है। और इसलिए मेरी प्राथमिकता होगी कि मैं उन क्षेत्रों का एक तरीके से अध्ययन करवाऊं और फिर उसके आधार पर तय करूं कि कैसे रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना भी चालू है और लोगों को हेलीकॉप्टर से और बहुत ही अच्छी सुविधाओं के साथ लोगों को दर्शन कराया जाता है। मुख्यमंत्री खुद तीर्थ नगरी से आते हैं, तो ऐसे में जो उनका विजन है तीर्थ को लेकर, तो उसको ज़मीनी स्तर पर साकार करने में आप किस तरह का रोड मैप तैयार करने वाले हैं? मुख्यमंत्री का विज़न पूरे मध्य प्रदेश को, अकेले तीर्थ के संदर्भ में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास को लेकर बहुत अच्छा विज़न है। वो आगे ले जाना चाहते हैं, मध्य प्रदेश को ले जा रहे हैं। आप देख भी रहे हैं, इंडस्ट्री के सेक्टर में भी उनने बड़ा काम किया है। पर जिन चीज़ों का आप उल्लेख कर रही हैं कि तीर्थ दर्शन यात्रा है या जो हेली सर्विस है, वो मेरे विभाग के अंतर्गत नहीं है, वो धर्मस्व और संस्कृति विभाग के अंतर्गत है। इसलिए मेरी भूमिकाएं बहुत जगह सीमित हैं। विनोद जी, जिस तरह से मेला प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य मेले लगाना तो है ही, पर आप देख रहे हैं बढ़ती जो भगदड़ मेलों में, श्रद्धालुओं के साथ लूटपाट, श्रद्धालुओं के साथ एक लंबी लाइन के बाद उन्हें दर्शन और VIP कल्चर, उन्हें फटाक से दर्शन मिल जाते हैं VIP लोगों को। ये जो भेदभाव होता है, लूटपाट होती है, इतना मतलब दूर दूर से लोग आते हैं, उसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, मेला लगाने का काम प्रशासन का होता है, मेला विकास प्राधिकरण का काम मेला लगाना नहीं है। हम जो प्रशासन जिन मेलों में हमसे सहयोग मांगता है, विशेष रूप से आर्थिक या जैसा भी प्रशासनिक सहयोग मांगता है, उसके लिए हम काम करते हैं। सीधे हमारे नियंत्रण में कोई मेला नहीं लगता है। ये सही है कि मेलों के अंदर जो आप बात कह रहे हैं कि भगदड़ मस्ती है, दुर्घटनाएं घटती हैं, तो उस संदर्भ में मैंने अपने विभाग को आते ही कहा है कि जहाँ जहाँ मेले लग रहे हैं 2 महीने पहले प्रायर मुझे उसकी जानकारी दें, ताकि मैं वहाँ के स्थानीय प्रशासन से उस संदर्भ में बातचीत कर सकूं कि क्या क्या व्यवस्थाएं उनने की हैं। विशेष रूप से प्रशासनिक भी हों और पुलिस तंत्र की भी क्या व्यवस्थाएं हैं, इनकी जानकारी मैं उनसे ले सकूं। और अब ये क्रम मैं लगातार चलाने वाला हूं कि जो भी मेले की अवधि आएगी उसके 2 महीने पहले मैं उससे संबंधित व्यवस्थाओं के लिए कलेक्टर और SP से बात करूंगा कि आप क्या क्या प्रयोजन कर रहे हैं, ताकि ऐसी अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो। अध्यक्ष जी, जिस तरह से आपने कहा कि आप पूरा इसका अध्ययन करेंगे और कलेक्टरों से बात करेंगे, ठीक है। अगर हम सिंहस्थ की थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि सिंहस्थ सबकी बड़ा चर्चित विषय है, खुद मुख्यमंत्री जी इसमें काफ़ी अपना मतलब समय देते हैं, तो सिंहस्थ में अगर हम पिछले बार की बात करें तो एक आंकड़ा है, कई इतने 1000 करोड़ खर्च करने के बाद भी बड़ी अव्यवस्थाओं का सामना उस वक्त करना पड़ा था और 2016 में। अब 2028 के इसमें तब 40% टॉयलेट टूट गए थे, लोगों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ा था। इस बार क्या गारंटी है कि वैसी कोई मतलब दुविधा लोगों को फेस नहीं करनी पड़ेगी? देखिए, ऐसा है कि पिछली बार अगर आप सिंहस्थ में रहे हो, मैं वहाँ 1.5 महीने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमने एक पूरा कैंप लगाया था। तो जिस तरह का आंधी तूफान, लोगों के टेंट गिर गए थे, संत महात्माओं के पूरे पंडाल धराशायी हो गए थे। जब बड़े बड़े पंडाल धराशायी हो गए थे तो टॉयलेट उसके अंदर का एक छोटा सा हिस्सा होता है। और इसलिए मुझे नहीं पता कि आप 40% कह रहे हैं तो कोई उसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है, कहाँ से आपने इसको वो ऑथेंटिसिटी इसकी प्राप्त की है।
पर जितना भीषण तूफान वहाँ आया था, आपने अगर आपको ध्यान होगा तो मुख्यमंत्री स्वयं पंडाल लगाते हुए आपको दिखे थे, वहाँ उतर गए थे और घुटने घुटने तक कीचड़, क्योंकि काली मिट्टी के खेत हैं तो घुटने घुटने तक कीचड़ हो गया था। उन परिस्थितियों में ऐसी घटनाएं घट जाना बहुत स्वाभाविक बातें हैं, ये कोई बड़ी बातें नहीं हैं। पर प्रशासन का जो काम है, माननीय मुख्यमंत्री उज्जैन को रिप्रेजेंट करते हैं और वो इस बात की चिंता कर रहे हैं कि इस बार का भव्य और दिव्य कुंभ होना चाहिए, सिंहस्थ होना चाहिए, और मुझे लगता है कि आप इस बार संतुष्ट होकर लौटेंगी, आप निश्चिंत रहिए। एज अ अध्यक्ष आपकी क्या नैतिक जिम्मेदारी बनती है यदि कोई अप्रिय घटना होती है, भगदड़ होती है या कुछ भी होता है वहाँ पर श्रद्धालुओं के साथ, साधु संतों के साथ, पुजारियों के साथ, पंडों के साथ, तो इसकी आपकी नैतिक जिम्मेदारी क्या होगी? देखिए, ऐसा है कि दो चीज़ें आपको स्पष्ट होना चाहिए। जो सिंहस्थ का मेला है वो मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है, इसलिए उसमें मेरी कोई सीधी भूमिका नहीं है। पर मध्य प्रदेश सरकार का एक हिस्सा हूँ, मैं चेयरमैन हूँ मेला विकास प्राधिकरण का, और इसलिए जो नैतिक दायित्व सबका बनता है वो मेरा भी बनेगा, और जो मैं अधिकतम कर सकता हूँ वो मैं करने का प्रयास करूँगा। पर मेरी सीधी कोई जिम्मेदारी सिंहस्थ के संदर्भ में नहीं है, क्योंकि मेरे विभाग में ये नोटिफाइड है कि सिंहस्थ को छोड़ के और ग्वालियर मेले को छोड़ के बाकी सारे मेले मेरे विभाग के अधीनस्थ होंगे। अध्यक्ष जी, अभी आपने कहा कि मैं एक छोटा सा पार्ट हूँ, ठीक है, ये बात आपने थोड़ा सा कह के आपने अपने आप को अलग कर लिया, बात तो पर आप ही पे आएगी। और एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि यदि अगर हम बजट की बात करें तो काफ़ी एक बड़ा बजट तीर्थ स्थानों को, मेला प्राधिकरणों को मिलता है। इस बार कितना बजट मिला है, कितना हिस्सा कहाँ खर्च होने की तैयारी है? मेरे पास 1600 मेले रजिस्टर्ड हैं और 108 तीर्थ स्थान रजिस्टर्ड हैं। तो बजट की दृष्टि से अगर आप बात करेंगे, अभी मुझे तो नहीं पता कि कितना बजट सरकार ने दिया है। मंत्रालय को बजट जाता है, वहाँ से हमको ट्रांसफ़र होता है। और मैंने जैसे कहा कि मैंने 1 तारीख को ज्वाइन किया, फिर ये राज्यसभा की हलचल शुरू हो गई तो पार्टी की जिम्मेदारी यहाँ, तो मैंने अभी इस संदर्भ में कोई पूछ-परख विभाग के अंदर की नहीं है। पर जो भी बजट मिलेगा उसका सदुपयोग होगा और उसी दिशा में होगा जहाँ से मैंने शुरुआत की थी कि मैं रोजगार परक तीर्थ स्थानों को बनाना चाहता हूँ, ताकि नौजवानों को रोज़गार मिल सके, जैसे अयोध्या में मिल रहा है, जैसे काशी में मिल रहा है, जैसे देश में जहाँ जहाँ हमने काम किया है, महाकाल में काम किया है तो वहाँ की स्थिति बदली है, हमने ओरछा में काम किया है तो वहाँ की स्थिति बदली है। तो वैसे ही सभी जगह प्रयास करेंगे कि तीर्थाटन भी हो और पर्यटन भी हो और लोगों को रोज़गार भी मिले। अध्यक्ष जी, देखिए, मैंने आपसे ड्राई स्टेट की बात की थी उससे पूर्व में भी। अगर ड्राई स्टेट में बात करें तो उज्जैन, ओमकारेश्वर और मैहर, इन सबको ड्राई करके रखा हुआ है, वहाँ पे शराब बैन है। फिर भी श्रद्धालुओं को कहना है कि 5 किलोमीटर जाओ आपको शराब की दुकान मिल जाएगी, शराब पी के आते हैं, मंदिरों में, परिसरों में लोग माहौल बनाते हैं, दिक्कत होती है। तो ऐसे में अब आप क्या हाथ में है कमान, क्या करेंगे शराब को रोकने के लिए? देखिए, जो लोग 5 किलोमीटर दूर शराब खोजने जाते हैं, मैं उनको श्रद्धालु ही नहीं मानता हूँ कि उनकी श्रद्धा भगवान में है कि शराब में है, कि भगवान को छोड़ के शराब खोजने जा रहे हैं। पर ठीक है, सरकार ने निर्णय किया है तो एक मर्यादा है, वो सीमाएं निर्धारित हैं, उन सीमाओं के भीतर नहीं मिलती है। लेकिन हम एकदम अगर शराब बंद कर देंगे तो उसके जो नुकसान हैं, लोग फिर जहरीली शराब की तरफ जाएंगे। मतलब सरकार को हर पक्ष देखना पड़ता है, कोई एक पक्ष देख के सरकार काम नहीं कर सकती कि एक तरफा फैसला कर लिया फिर उसके जो नुकसान होंगे उसको फिर आप आ जाएंगे कि आपने शराब बंद कर दी और इतने लोग जहरीली शराब पी के मर गए। तो तमाम तरह के संकट है ना। लेकिन पुजारी प्रशासन टकराव, इस पे तो बहुत लंबा एक विषय है, ये ख़त्म नहीं हो रहा है। ओंकारेश्वर में पुजारी ट्रस्ट, मतलब ट्रस्ट कहता है कि ये सब हमारा है, इसमें प्राधिकरण दखल ना दे, और जो भी दान मिलता है वो सब ट्रस्ट का है। ऐसे में प्राधिकरण की क्या भूमिका रहेगी? दुनिया में ऐसा कौन सा टकराव है जिसका रास्ता नहीं निकलता? आप हमको बताइए। यानी वर्ल्ड वार हुआ तो वो भी टेबल पे बैठ के सेटल हुआ ना। तो हो जाएंगे, छोटे छोटे इशू हैं, ये बहुत बड़े इशू नहीं है। जब लोग इंटरवीन करेंगे तो अपने आप ये चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। अध्यक्ष जी, बड़ा आसान है, लोग इंटरवीन करेंगे, चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि ये चीज़ें समाप्त नहीं हो रही है इसलिए इतनी लंबी खिंची हैं। फिर भी अगले प्रश्न पे आऊँगी कि बुलडोज़र मॉडल के लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि सीएम जो है बुलडोज़र तो चलवा देते हैं माफियाओं पे, पर जो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो मंदिर के आसपास जो अननेसेसरी, बिना नक्शा के पास जो दुकानें हैं, इतने सारे स्टॉल्स लगे रहते हैं, गंदगी फैलती जा रही है, श्रद्धालुओं को लूटा जा रहा है, उसके ऊपर कैसे नकेल कसेंगे? 2 बातें हैं कि जो अतिक्रमण की बात है या बिना नक्शा पास किए हुए जो घर मकान बने हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं, ये सरकार की व्यवस्था कई हिस्से में बटी हुई है और इसलिए जो स्थानीय निकाय हैं उनकी जिम्मेदारियां हैं।
हर चीज़ के लिए मुख्यमंत्री या प्रदेश की सरकार करेगी ऐसा नहीं है। स्थानीय निकाय भी उसके लिए करते हैं। वो कब बने हैं, कौन स्थानीय निकाय में था, इतने वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही है, 60-65 साल तक इस देश में निर्बाध रूप से। वो आज तो खड़े नहीं हुए कि हमारी सरकार बनी हो, पिछले 10 साल में खड़े हो गए हैं। तो इन सब चीज़ों पे बातचीत करना, एकदम कोई सपाट जवाब दे देना उसका, लेकिन जहाँ ये समझ में आएगा कि किसी अनऑथराइज्ड भवन के अंदर कोई गलत काम हो रहा है या श्रद्धालुओं के साथ गलत कोई काम हुआ है या कोई दुष्कृत्य किए जा रहे हैं, वहाँ सख्ती से मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं और उनको निपटाने में हमको कोई संकोच नहीं है, तुरंत फैसला करते हैं उसका। ये बात आपने कही है कि मतलब आपने काफ़ी आसानी से इसका उत्तर दिया, पर ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है। मैं खुद जाती हूँ, मैं खुद देख रही हूँ, ये चीज़ इतनी आसान नहीं है सॉल्व होना। आप अभी अभी अध्यक्ष बने हैं, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। अगले प्रश्न पर आऊँगी कि अगर हम टेंडर की बात करें, कितनी पारदर्शिता के साथ टेंडर भरे जाएंगे मेलों के लिए, कितना ट्रांसपेरेंसी बरती जाएगी, क्योंकि इसमें भी एक घोटाला सामने आया है। मैंने आपको कहा कि मेला लगाना हमारा काम नहीं है, इसलिए टेंडर की कोई ऐसी सच प्रक्रिया मेरे विभाग में नहीं होती। मुझे कलेक्टर एक भेजते हैं एस्टीमेट बना के कि उनको इतनी राशि की ज़रूरत है, और अगर हमको लगता है कि इतनी राशि देना चाहिए तो हम कलेक्टर को देते हैं। वो सारी प्रक्रिया बाद में कलेक्टर, मैंने कहा कि विभाग सब चीज़ों की, सबकी मर्यादाएं तय हैं, इसलिए हमारा सीधा हस्तक्षेप मेले में कोई नहीं है। पर हम उनसे पूछ परख कर सकते हैं कि हमने आपको ये दिया है तो आप क्या उसका उपयोग कर रहे हैं, क्या सदुपयोग कर रहे हैं, क्या दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी आपने बताया कि ये मेरे क्षेत्र में नहीं है, ये मेरे मतलब अधिकार क्षेत्र में नहीं है। क्या क्या आपके अधिकार क्षेत्र में आता है? 5 बिंदु कौन से हैं? मेरे अधिकार क्षेत्र में मैंने कहा कि 1600 करीब मेले रजिस्टर्ड हैं, 108 तीर्थ स्थान रजिस्टर्ड हैं, जिनके डेवलपमेंट के लिए प्रयास करना ये मेला विकास प्राधिकरण का काम है। पर एजेंसी उसमें गवर्नमेंट की जो एजेंसी वहाँ देख रेख कर रही है, मान लीजिए किसी मंदिर की कोई कमेटी है, तो अगर हमको कोई चीज़ वहाँ करना है उस मंदिर में, तो हमको थ्रू उस कमेटी ही जाना पड़ेगा। हम सीधे जाके कोई काम शुरू नहीं कर सकते कि मैं मेला विकास प्राधिकरण का चेयरमैन हूँ, यहाँ 5 करोड़ रुपए खर्च करना चाहता हूँ, मैं आ गया और चलो ये तोड़ो ये करो। वहाँ की जो समिति होगी, वहाँ का जो प्रशासक होगा, अगर कलेक्टर उसमें पदेन है तो कलेक्टर होंगे, उनके माध्यम से हम जाएंगे, फंड उनको देंगे, वो काम करेंगे। पर उनकी देखरेख करना, उसका हिसाब मांगना, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में है और उस अधिकार क्षेत्र का पूरा उपयोग किया जाएगा। जिनको सहयोग किया जाएगा उनसे जवाब भी मांगा जाएगा। अध्यक्ष जी, एक चीज़ जाते जाते, वीआईपी कल्चर पहले भी प्रश्न किया था, आप भी जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है कि भगवान के दर पर कोई वीआईपी नहीं है, सब एक आम आदमी है। उनके दर्शन करने के लिए किसी को स्पेशल एंट्री की ज़रूरत नहीं पड़ती, सभी लाइन में लग सकते हैं। ये कल्चर कब ख़त्म होगा? एक आम आदमी 6-6 घंटे खड़े रह के दर्शन करता है और एक वीआईपी आके 5 मिनट में दर्शन करके चला जाता है, इस पर क्या कहेंगे? इस पे तो पूरा देश कह रहा है, मैं क्या कहूँगा। लोग सर्वोच्च न्यायालय तक में गए हैं, आप भी इस विषय को जानते हैं। पर मैं तो ईश्वर में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं एक बात कहूँगा कि जो वीआईपी बन के जाता है उसका धन भी जाता है और उसका धर्म भी जाता है, उसको दोनों चीज़ें नहीं मिलती। पैसा भी लग जाता है वीआईपी बनने के चक्कर में वहाँ पे, और धर्म भी नहीं मिलता उसको। जो लाइन में मैंने कहा ना कि मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। पर जो प्रशासन ने व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं, उन व्यवस्थाओं को समय समय पर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने चुनौतियां दी हैं, उस पर बड़े बड़े निर्णय भी आए हैं। उस निर्णयों के आधार पर जो गाइडलाइन तय हैं, उनके आधार पर चीज़ें तय होती हैं। व्यवस्था को स्वीकार करना ये संवैधानिक उसके भीतर हम सबके लिए ज़रूरी है। जो व्यवस्था ने तय किया उसी के अंदर सब लोग चलेंगे, ये मैं कहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं वीआईपी कल्चर मिटा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, क्योंकि ये सब कहना मतलब थोड़ा अतिशयोक्ति की बात है। मैं बहुत रियलिटी की बात करता हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत विमर्श हुआ है। न्यायालय में लोग गए हैं, वहाँ से निर्णय आए हैं। अब आपने देखा होगा कि आज महाकाल के गर्भगृह में किसी को जाने नहीं मिलता, इसीलिए नहीं मिलता कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंद करो। तो अब कोई कहेगा कि हमको जाने नहीं देते, हमको यहाँ नहीं जाने देते, हमको वहाँ तक नहीं जाने देते। तो मर्यादाएं हैं, वो तय हैं, निर्धारित हैं, प्रशासन ने तय की हैं, कोर्ट की गाइडलाइन के उसमें तय की हैं, तो उस हिसाब से चीज़ें तय होती हैं। अच्छा होगा, बढ़िया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी हमसे जुड़ने के लिए। ये थे विनोद घोटिया जी, मेला और तीर्थ प्राधिकरण मध्य प्रदेश के अध्यक्ष, और अभी 1 जून को ही उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। फिलहाल देखते रहिए साधना न्यूज़।